अच्छा बेटा जी, ए लड़के तो ध्यान दें, इस समय बच्चों आप लोगों के साथ हम रिस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। कई छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और इस चैप्टर में अभी कई इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस होना बाकी है। ये ध्यान रहे, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो मैं भगवान नहीं हूं। अगर आप रेगुलर हैं तभी आपको मजा आएगा, तभी आप क्लास को एंजॉय करोगे। अगर आज का लेक्चर मिस हुआ तो कल क्या चल रहा है वो नहीं पता चलेगा। अच्छा, ईमानदारी से तुम खुद सोचो, ऑनेस्टली सोचो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। तुमने क्लास मिस कर दिया, अब मेरे पास आए, 4 दिन की क्लास मिस कर दी, मतलब कितने घंटे की क्लास मिस किया? 4 घंटे। तुम जाओ अहमदाबाद की किसी भी कोचिंग में घूम लो और किसी टीचर से कहो कि वो बैठ करके उसी टॉपिक को अलग से 4 घंटा तुमको पढ़ाए। नहीं बेटा, वो नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएगा, बुलाएगा तुमको, पढ़ाएगा भी, लेकिन 4 घंटे की टॉपिक को क्या करेगा? 40 मिनट में निपटा देगा। मतलब उसने आपको खुश किया और बेवकूफ बनाया। रियल में उसने आप, हाउ दिस इज पॉसिबल? 4 घंटे की टॉपिक 40 मिनट में पढ़ा दी जाएगी। अगर पढ़ा दी गई तो कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ तो है। संभव ही नहीं है। जो एफर्ट मैं क्लास में लगाता हूं, जो मैं ताकत क्लास में लगाता हूं, अगर मैं बैठ करके वही ताकत लगाऊं तो तुम खुद कहोगे ये भाई आरबीएस सर मेंटली कुछ गड़बड़ हो गए हैं क्या? मैं अकेले बैठा हूं, अकेले बैठी हूं और इतनी एनर्जी लगा रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस मैन। तुम खुद कहने लगोगे, मुझसे नहीं कहोगे, किसी और से कहोगे, यार आरबीएस सर मेंटली फिट तो है ना? हाँ भाई, मैं 100% फिट हूं, ठीक है। मैं इतना जल्दी मेंटली अनफिट होने वाला नहीं हूं। मतलब मैसेज क्या है बेटा? वही जो रोज मैं कहता हूं, ये 2 सालों की जर्नी है, ये 2 सालों का स्ट्रगल है। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आप रेगुलर और पंक्चुअल हो करके देखो भाई, नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 100 में से 95 बच्चा जो डॉक्टर बनता है पूरे भारत में, मैं दावा करके कहता हूं वो एवरेज होता है। अभी 2025 की लिस्ट लगी है ना, चलो मेरे साथ क्लास के बाद आना, मैं तुमको गिना दूंगा। यही स्मार्ट थे और बाकी ये जितने दिख रहे हैं ये दिमागी रूप से ब्लंट थे। ये केवल मेहनत कर करके, ये केवल घिस घिस करके डॉक्टर बन गए। देख लो, तुम्हारे सामने एग्जांपल है। लेकिन तुम बेटा रेगुलर ही नहीं रहोगे। जब मन करेगा क्लास आप बंक कर दोगे तो हम कोई भगवान थोड़े नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास या रिश्ते। ये ध्यान रखना, जिस दिन मुसीबत में खड़े होगे ना, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी स्किल ही तुम्हें बचाएगी, रिश्ते तुम्हें नहीं बचाएंगे। कोई नहीं बचाने आएगा भाई। पॉकेट में जब पैसा नहीं होता है ना तो तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखता है। इसलिए काबिल बनो, वैल्यू एड करो, ठीक है। रेगुलर रहो, कुछ अपने लिए कमाओ। कब तक मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहोगे? कब तक उनके सहारे जियोगे? कब तक उनके नाम के सहारे चलोगे? बट आपकी जो स्पेशली क्लास है वो वाली नहीं, आपकी। बहुत सारे बच्चे हैं, जब मन करता है क्लास कर लेते हैं, जब मन करता है क्लास छोड़ देते हैं। You have to be serious। मुझे नहीं पता आप सब डॉक्टर बनोगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी नहीं है। लेकिन बेटा अगर रेगुलर रहोगे, मन से पढ़ोगे तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो होगी ना, और वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आएगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि जितने लोग बैठे हैं सब डॉक्टर बनेंगे। इसमें से कुछ लोग ही डॉक्टर बनेंगे, ये सबको पता है। चलो सीधा बैठो, ओके। इसलिए तो पिछले टर्न पर आप लोगों के साथ बच्चों मैं बात कर रहा था रिस्पिरेशन की। ऑडियंस को क्लियर है? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेप में होगा।
ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक बात और ऑडियंस को क्लियर है, रिस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, आपको ग्लाइकोलिसिस से तो गुजरना ही पड़ेगा, वो रिस्पिरेशन की कॉमन स्टेप है। रिस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, आपको ग्लाइकोलिसिस से तो गुजरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पिरेशन की, बच्चों, वो एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन की कॉमन स्टेप है। पायरुविक एसिड बनेगा, उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, फिर ये तय होगा कि बेटा जी रिस्पिरेशन एरोबिक होगा कि एनारोबिक। आपने देखा ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म साइटोप्लाज्म में चलेगी, आप सबको पता है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज्ड होगा। आपने देखा बच्चों ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हुआ, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, मिला क्या? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, एटीपी के 4 मॉलिक्यूल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल और रेड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 के 2 मॉलिक्यूल। आपने देखा। अब पिछले टर्न पर आपको याद होगा, अब हम आ गए कंडीशन पर, क्या पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिली कि नहीं मिली? एक मिनट, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर क्या होगा? उसी साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाए या लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाए। तो फिर क्या? ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनने की उस प्रोसेस को, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने की उस प्रोसेस को हमने फर्मेंटेशन कहा। याद आया? अरे बोलो ना। यानी आपने क्या देखा? ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, जिसमें कितनी एटीपी बनी? 2। एनारोबिक रिस्पिरेशन है, लेकिन आपको मैंने लिखवाया एनारोबिक रिस्पिरेशन के साथ ये फर्मेंटेशन भी है। नहीं पढ़ाया क्या ये? एनारोबिक रिस्पिरेशन के साथ बोलो ये क्या है? फर्मेंटेशन भी है। यानी आपको याद होगा मैंने लिखवाया anaerobic respiration is always fermentation, but fermentation is not always anaerobic respiration। उसके कितने रीजन? फर्मेंटेशन may takes place inside the cell or outside the cell। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब याद होगा पिछले टर्न पर। इसका मतलब ये बच्चों, अगर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका फेट क्या है, फ्यूचर क्या है? फर्मेंटेशन, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बोलो ना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज 2 स्टेप प्रोसेस। याद आया? अरे बोलो, पढ़ाया है कि नहीं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज पहले पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अच्छा, उस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, तो क्या बनेगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले? 2। हाँ, फिर एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। हाँ, मैंने बताया एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। कौन देगा? रेड्यूस कोएंजाइम NADH2, वही जो ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 5 पर बने हैं। ओ, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई तो ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 5 पर जो NADH2 के 2 मॉलिक्यूल बने वो एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन में यूज हो गए। बोलो ना, हो गए। अगर ऑक्सीजन मिल गई होती तो every molecule of NADH2 into the mitochondria on Christie through electron transport system yield how many ATP? 3। लेकिन नहीं मिली तो NADH2 के दोनों मॉलिक्यूल रिडक्शन में यूज हो गए, तो कितने ATP का लॉस हुआ? 6। अरे सब बताया है, पिछले टर्म में क्या कर रहे हो भाई? नहीं पढ़ाया है क्या? ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? पहले ये बोलो। पढ़ा दिया है? पहले निकालो, नोट निकालो, मैं देखूं तो कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। पता चले कि मैं समझ रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम यस 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 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो NADH2 के दोनों, अब कम यार, NADH2 के दोनों मॉलिक्यूल रिडक्शन में यूज हो गए। भाई बोलो ना। तो
तो कितने एटीपी का लॉस हुआ? 6। अरे कितने एटीपी का लॉस हुआ? 6। क्यों लॉस हुआ समझ में आया? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज 1 स्टेप प्रोसेस और 2 स्टेप प्रोसेस? एक मिनट देख लो। अब ये लोग बहाने देंगे कि इस वजह से लेट हो गया, उस वजह से लेट हो गया। चलो, तो कितने एटीपी का लॉस हो गया बच्चों? 6। अच्छा ध्यान रहे, जब एथेनॉल का एसेटल्डिहाइड का एथिल अल्कोहल में रिडक्शन होगा, रिएक्शन देखो लिखवाया है। अरे एनसीईआरटी बंद करो, मुझे सुनो। ओके बेटा जी, तो उस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसका नाम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। ध्यान रहे वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अतः उसका कोफैक्टर कौन है? अब देखो बोल ही नहीं रहे हैं सब। बोलो उसका जिंक आयन, जिंक नहीं जिंक आयन। मैं क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो बंदा आपके सामने खड़ा है और पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। अब मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोग मुझे मिले हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है ना? दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, मेरा दुर्भाग्य है ये। हाँ देखो मैं पढ़ा रहा हूं, वो जो है अंगुली देख रही है, अंगूठा देख रही है, नाखून देख रही है, पीछे झोला रख रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो बोला है ना उसको एक लाइन पढ़ले नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान ही यही नहीं था, क्योंकि उस बच्चे का ध्यान ही यहां नहीं था। मैं करेक्ट हूं? कट जाओ, मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला बेटा? अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो कितने एटीपी का लॉस होगा? 8 एटीपी का कि 4 एटीपी का? कौन बीच में बोल रहा है जी? कितने एटीपी का लॉस होगा? देख लो उसका, अभी बोला ना कितने एटीपी का लॉस होगा। मैं क्या करूं, छत से नीचे कूद करके आत्महत्या कर लूं? तब पढ़ोगे? बैठो। ओके बेटा जी। अच्छा एक मिनट, तो ये बताइए अगर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चों उसका फेट क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? क्लियर है ना? लिखवाया था। व्हेन एनी कार्बोहाइड्रेट, रुको पहले सुनो ध्यान से, in the absence of oxygen will be oxidized in any organic compound, this is called fermentation। ओके बेटा जी। अच्छा तो कितने, तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चों फेट क्या हुआ? फर्मेंटेशन। या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज 1 स्टेप प्रोसेस और 2 स्टेप प्रोसेस? कितने एटीपी का लॉस हुआ? क्यों लॉस हुआ समझ में आया? क्योंकि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती तो NADH2 के 2 मॉलिक्यूल जो स्टेप नंबर 5 पर बने हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर तुम्हें कितनी एटीपी देते? 6। अरे 1 देता 3 तो 2 देते 6, लेकिन नहीं दिए। तब नेट गेन ऑफ एटीपी अब कितने का रहेगा? 2 का, क्योंकि 4 बने और 2 खर्च हुए तो कितने का रहा? 2 का। नहीं समझ में आया? अच्छा तो चलिए पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका पहला फेट बच्चों क्या रहा? बोलो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इनका देखो चश्मा लगाकर आ रहे हैं। हेलो हाँ जी बोलिए, कैसा कुरियर? तो आप घर पे डिलीवर कर दो ना। नहीं आप गलत जगह पे आए हो, बाद में बात करो। हाँ ओके, आप कह भाई लेट होने का कारण? बैठो। मेरी किस्मत खराब है यार। ओके बच्चों चलो, अब पायरुविक एसिड को यहां पे गौर करेंगे। पायरुविक एसिड को ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल
ये ध्यान रहे, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? एक मिनट, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? एक मिनट, यू बेटा, यस बेटा, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? बात कोई बीच में गलती से बोलेगा तो जूते से बात करूंगा। ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी पर। ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? साइटोप्लाज्म में। एक मिनट, ये कह रही हैं कि पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में बने हैं। इनका कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? बैठे नहीं, आप लोग कहां बैठ रहे? अब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जब पिछले टर्न पर पढ़ाया था बेटा जी, घर पे जाके पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? आप बेटा जी घर पे जाकर पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? हाँ, आपकी मम्मा ने मुझे बोला जब यहां पे आपका एडमिशन हुआ था, सर इसके 10th में 88% हैं। बोलिए कैसे काम चलेगा? घर पे जाके पढ़ा? कितने घंटे घर पे पढ़ रही हो रोज? नहीं पढ़ रही हो, झूठ बोल रही हो। अगर 4 घंटे पढ़ रही हो तो कम से कम मैंने जो पढ़ाया है उस पर 30 मिनट तो दिया होगा। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, तुम्हें पता है कि सर जो पढ़ाते हैं ना, अगर ईमानदारी से घर पे जाकर उसको केवल तुम 20 मिनट देखो ना, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्योंकि मैं यहीं पे याद करवा देता हूं। लेकिन बेटा जी आपने 30 मिनट भी नहीं पढ़ा। आपको पता है, अंदाजा है, मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ा लिया, मैं फर्मेंटेशन पढ़ा रहा हूं, और मैं ये पूछ रहा हूं कि पायरुविक एसिड कहां बना है, और आप कह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर, आप कह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आपको अंदाजा है? दिस इज नॉट फॉल्ट, दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज ग्रॉस ब्लंडर। ये हाहाकारी है, हाहाकारी, मतलब अहमदाबाद में आग लग चुकी है। अरे मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूं भाई, बट तुम्हारे लिए ही डांटता हूं, समझाता हूं, बट असर ही नहीं है। तुम लोग उल्टी गागर हो, पानी रुकता ही नहीं है तुम्हारे पे। तो पायरुविक एसिड का ये मॉलिक्यूल ऑडियंस को पता है साइटोप्लाज्म में बना है भाई। ओके, ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ऑडियंस को पता है साइटोप्लाज्म में बना है। हाँ, ऑक्सीजन अवेलेबल है। हाँ, तो पायरुविक एसिड का फेट क्या है? फर्मेंटेशन। कितने प्रकार के फर्मेंटेशन? तो कहाँ? उसी साइटोप्लाज्म में। एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज 3 स्टेप प्रोसेस और 4 स्टेप प्रोसेस। पहली स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन, मेरा नहीं, पायरुविक एसिड का, और दूसरा रिडक्शन, मेरा नहीं, एसिटाल्डिहाइड का। तो कितने एटीपी का लॉस हो गया? 6। तो नेट ग्राफ एटीपी कितने की रही? 2। हाँ, इसका दूसरा फेट क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या? तो हेडिंग लिखो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कसम खा लो, ये भी हो गया है। एक मिनट, कोई नहीं, गुड, अच्छी बात। तो एक मिनट, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो गया, 1 स्टेप प्रोसेस। तो यहां भी कितनी एटीपी का लॉस होगा? 6। गुड। अच्छा बेटा जी, 1 मिनट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट इज कॉमन in the muscles of mammals. अच्छा, what is muscle fatty? Due to the accumulation of lactic acid. Due to accumulation of lactic acid. बोलो ना, ये सारी बातें क्लियर है? हाँ, फिर 1 मिनट, एक बात और बताई थी, तब ये भी बता दिया होगा बेटा जी, इंडस्ट्रियल लेवल पर एल्कोहल
फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। बताया था कि नहीं बताया था? ये बताओ, इंडस्ट्रियल लेवल पर एल्कोहल को जब फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त करेंगे ईस्ट के द्वारा, तो बताओ, टेल मी the maximum concentration of alcohol at industrial level which can be obtained by the fermentation, that will be, अच्छा बताओ, for the fermentation yeast is mandatory or zymes is mandatory? कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंस आप देने लगते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप लोग वही हैं जिनको मैं जानता हूं। कभी कभी आप मुझे हॉर्स से अर्श पर पहुंचा देते हैं अपने परफॉर्मेंस से, और कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे अर्श से हॉर्स पर पटकते हैं कि भाई साहब हड्डियां जो होती हैं टूट जाती हैं, फिर मुझे चलने में दिक्कत होने लगती है यार। इसलिए बैठिए एक मिनट, इसका मतलब ये कि हम फर्मेंटेशन पढ़ चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अब कंडीशन नंबर सेकंड, अब पार्विक एसिड को क्या अवेलेबल हो गई? ऑक्सीजन। कितनी कंडीशन है? ऑक्सीजन अवेलेबल आर नॉट? तो नॉट अवेलेबल, तो व्हाट इज द फेट? फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर ओके बेटा जी। और दूसरा, हेलो, अब ऑक्सीजन अवेलेबल। क्या बेटा जी? ऑक्सीजन अवेलेबल। कंडीशन नंबर सेकंड, यस, कंडीशन नंबर सेकंड, हेडिंग लिखें आप, हेडिंग लिखें, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, यस, पहले नोट लेकर कंप्लीट करो, ठीक है? हाँ, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ओके बेटा, गुड। चलो, ऑक्सीजन अवेलेबल, इधर आओ। तो बेटा जी यहां पे ध्यान दे, बिल्कुल आप लिखना बंद करो, मुझे सुनो, जब मैं बोलूंगा आप नोट करेंगे, पहले सुने। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई तो क्या हुआ? अब ऑक्सीजन अवेलेबल है बेटा जी। ये पार्विक एसिड के दो मॉलिक्यूल, पता है? ये पार्विक एसिड के दो मॉलिक्यूल, अरे मालूम है सर, आगे बढ़िए, साइटोप्लाज्म में बने हैं, ये सब हम लोगों को पता है। क्या हम लोगों को शुद्ध बेवकूफी आप समझ रखे हैं क्या? नहीं नहीं माई बाप, मैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा आदमी समझता हूं, ठीक है? साइटोप्लाज्म, ओके। तो ये पार्विक एसिड के अंदर साइटोप्लाज्म के दो मॉलिक्यूल बने हैं। अब इनको ऑक्सीजन अवेलेबल है। नाउ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अब इनको ऑक्सीजन अवेलेबल है। बेटा ध्यान दे, लिखना बंद कर, सुन पहले। तो क्या होगा बच्चों? जब पार्विक एसिड के पीछे वाला हो, सीधा बैठो टाइट, जब पार्विक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो क्या होगा? सुनो, ये पार्विक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल, सुन बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। ये ध्यान रहे, पार्विक एसिड molecule will enter only in the mitochondria when oxygen will be available. If not will be available, then in the cytoplasm both molecule of parvic acid will be fermented either in the ethyl alcohol, either in the lactic acid. Then net gain of ATP will be at the 2. The total loss of ATP will be 6. लेकिन अगर पार्विक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई तो फिर ये पार्विक एसिड का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। इसका फेट, इसका फ्यूचर अब अलग होगा, वो नहीं होगा जो आपने देखा। ओके बेटा जी, चलिए। आरवीएस सर, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, मालूम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को सुने, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये बच्चों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये बच्चों मैट्रिक्स है। और इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आए हैं, ये क्रिस्टी है। ये सारी बातें आपको क्लियर है? अब क्या हुआ, एक मिनट, पार्विक एसिड को ऑक्सीजन मिला तो ये पार्विक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गए।
नाउ द बोथ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड reaches into the mitochondrial matrix. Okay, when oxygen is available. अब ऑक्सीजन जब अवेलेबल हुआ तो पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच गए। ओके बेटा जी, अब सुनना क्या होगा, कम कम कम। अब ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होंगे। ओके बेटा जी, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन 6 CO2 में ऑक्सीडाइज होंगे। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। और किसमें? वाटर के 6 मॉलिक्यूल में। और बेटा जी तब नेट गेन ऑफ एटीपी 2 नहीं, तब नेट गेन ऑफ एटीपी 38 होगी। और तब इस पूरे फेनोमेनन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहोगे। क्या कहोगे? एरोबिक रिस्पिरेशन। सीधा। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर गया। अब सभी ऑडियंस को क्लियर हो गया, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा वो हमको पढ़ना है। ओके बेटा जी, अब एक मिनट, ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में, वाटर के 6 मॉलिक्यूल में। नेट गेन ऑफ एटीपी 38 का होगा। किसके द्वारा? 2 साइमल्टेनियस पाथवे के द्वारा, जिसमें से एक साइमल्टेनियस पाथवे को, ध्यान देना, जिसमें से एक साइमल्टेनियस पाथवे को हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे। जिसमें से एक साइमल्टेनियस पाथवे को हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे और दूसरे साइमल्टेनियस पाथवे को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। यानी ऑडियंस को यह बात क्लियर है, ऑडियंस को यह बात क्लियर है। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, these two are the aerobic step of respiration. Both takes place within mitochondria simultaneously. दोनों रिस्पिरेशन के एरोबिक स्टेप हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये चलेंगे साइमल्टेनियसली साथ साथ। ओके बेटा जी, जिसमें पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में, वाटर के 6 मॉलिक्यूल में। और एटीपी कितनी बनेगी? 38। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, एक मिनट, अब जरा ध्यान देना बेटा जी। जब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेंगे तो सबसे पहले पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल का, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर गया। सबसे पहले क्या होगा? एक मिनट, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने के पहले, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, aerobic step of respiration takes place within mitochondria, involve oxidation of pyruvic acid in 6 molecule of carbon dioxide in 6 molecule of water. Net gain of will be 38. पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा तो सबसे पहले उस पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी। तुम्हें पता है हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है, CO2 का रिमूवल डीकार्बोक्सिलेशन है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होगा? पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, CO2 भी रिमूव होगी। तो सबसे पहले पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सबसे पहले पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा।
गेटिंग माय पॉइंट्स? सबसे पहले पायरुविक एसिड, बेटा जी ध्यान दो, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्लियर? अब देखो यहां पर देखो, गौर करोगे, ये पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल, ये पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल, इनका क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या होगा? ऑक्सीडेशन। देखो तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अर्थात इनसे CO2 रिमूव होगी। ओके बेटा जी, क्या रिमूव होगी? क्या रिमूव होगी? और क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। और क्या रिमूव होगा? अच्छा, हाइड्रोजन किस रूप में रिमूव होगा? सुनो, हाइड्राइड आयन के रूप में। जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हाइड्राइड आयन है, और जब उसके पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन है। तो यहां पर हाइड्रोजन किस रूप में रिमूव होगा? हाइड्राइड आयन के रूप में। एक मिनट जरा बच्चों ध्यान देना। चलो भाई अच्छी बताओ, इस हाइड्रोजन को कौन रिमूव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? मत बोलो। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम NAD। अब देखो ये मैंने लिखा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम NAD, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं? NAD। तो ये किसको रिमूव करेगा? हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा? दो। देखो एक मिनट, दो हाइड्रोजन को रिमूव किया तो रेड्यूस हो गया NADH2 में। किसमें रेड्यूस हो गया? NADH2। अब इसको क्या पढ़ रहा हूं? रेड्यूस्ड कोएंजाइम NAD। नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट, अब यहां पे गौर करो, यहां पे देखो, ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम NAD। दिस इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम NAD। जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम NAD जब ऐसे लिखूं तो कितने हाइड्रोजन के एटम रिमूव होंगे? दो। और जब ऐसे लिखूं तो हाइड्रोजन का एक एटम रिमूव होगा हाइड्राइड आयन के रूप में। तब भी रिजल्ट क्या होगा? NADH2। नहीं समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बताओ यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके बच्चों, हाइड्राइड आयन के रूप में। क्लियर बेटा जी? अब चलो, तो यहां पर यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? NADH प्लस। कितने मॉलिक्यूल? दो। मैं बोलो कितने मॉलिक्यूल? दो, क्योंकि पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। तो कितने हाइड्राइड आयन रिमूव होंगी? दो। मैंने क्या बोला? सबसे पहले पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेशन होगा प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगी प्लस CO2 रिमूव होगा। तो देखो हाइड्रोजन कौन रिमूव करेगा? अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD, और CO2 रिमूव होगी प्लस, एक मिनट, प्लस इस बच्चों पायरुविक एसिड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा, कोएंजाइम A। कौन रिएक्ट करेगा? कोएंजाइम A। अब देखो ध्यान से, ये CO2 रिमूव हुआ, CO2 के कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए? दो। और हाइड्राइड आयन रिमूव हुए कितने? दो। तो ये बताओ यहां पर क्या बना? NADH2 के कितने मॉलिक्यूल बने? दो। प्लस क्या बेटा जी? प्लस। अब यहां पर क्या बचा? ये दिस इज, तुम्हें गोविंद सर ने शायद पढ़ाया हो, इसे एसिटल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शायद पढ़ाया होगा। CH3CO एसिटल ग्रुप पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। तो इस एसिटल ग्रुप से कौन रिएक्ट किया? कोएंजाइम A। तो देखो क्या बना? CH3CO COA, ये बना। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। इसका नाम क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल बने? दो। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? दो। अभी इसको देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? ये तो बेटा कोएंजाइम A है, इसको भी मत, इसी में चश्माधारी। एक मिनट, एसिटाइल कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? यही तुम्हारे साथ दिक्कत है। मम्मी ने कहा है कि सीधे जाना, तो बीच में अगर कुआं पड़े तो उसमें कूद जाना, लेकिन सीधे ही जाना, हाथ पैर तोड़ लेना, ठीक है? स्कूटी से कूद जाना। इधर आओ, एसिटाइल कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन हैं? दो। तो दो मॉलिक्यूल के पास कितने हैं?
ये 4 कार्बन किसके हैं? ग्लूकोज के। तो भाई ग्लूकोज के बाकी 2 कार्बन कहां गए? ये CO2 के रूप में रिलीज हो गए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो एसिटाइल को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल बने? 2। ये रिएक्शन कहां चल रही है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है भाई, चिल्लाओ मत। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। बेटा जी, अच्छा, दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चल रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आर यू श्योर? आर यू श्योर? ये बताओ, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 में से 2 कार्बन CO2 के रूप में ऑक्सीडाइज हो गए। कहां? लिंक रिएक्शन पर। ओके, अभी 4 कार्बन का ऑक्सीडेशन बाकी है, और वो 4 कार्बन किस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में। अरे सर, तो इस रिएक्शन को कोई एंजाइम कैटालाइज करेगा क्या? जी 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 जी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एंजाइम के नाम के हमेशा 2 पार्ट होंगे। एक एंजाइम के नाम का दूसरा 2 पार्ट होंगे, एक सफिक्स होगा और दूसरा प्रीफिक्स होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एंजाइम के नाम को कैसे याद रखोगे? तरीका बतला रहा हूं। एंजाइम के नाम के 2 पार्ट होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स। ओके, अब सुनो, अगर किसी भी रिएक्शन में, मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी ओ भाई क्या कर रही हैं आप? स्केल और का पेन लेकर के तभी से खींच रही हैं, मुझे सुनिए। हाँ सुनो भाई, अगर किसी भी रिएक्शन में NaDH2 बन रही है या खर्च हो रही है, क्लियर, तो एंजाइम के नाम का सेकेंड पार्ट डिहाइड्रोजिनेज होगा। बोलो क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। और प्रीफिक्स सबस्ट्रेट का नाम। प्रीफिक्स सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन है? पायरुविक एसिड। तो एंजाइम का नाम हो गया पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। नहीं समझ में आया? आया? आया बच्चों? तो अगर किसी भी रिएक्शन में NaDH2 बनती है या खर्च होती है, तो एंजाइम के नाम का सेकेंड पार्ट क्या लिखोगे? डिहाइड्रोजिनेज। और प्रीफिक्स क्या लिखोगे? देख लोगे। उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट कौन है? तो यहां पर कौन है? एंजाइम का नाम क्या हो गया? एंजाइम का नाम हो गया पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा बेटा जी, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गई है क्या? अब देखो, ये बोल ही नहीं रहे सब। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गई है क्या? वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया क्या? वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया क्या? बोलो। क्या उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया क्या? बोलो ना। तो बताओ, इसे लिंक रिएक्शन हमने बोला। और एसिटाइल को एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल बने? और इस स्टेप पर ग्लूकोज के 6 में से 2 कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हुए। अच्छा बेटा, 1 मिनट, एक बात तुम्हें पता है, RBS सर हमें बेवकूफ ना समझें। आप समझते होंगे हम स्मार्ट हैं मेंटली, हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। मैं तो कहता हूं कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। मैं तो कहता ही हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटा जी ये बताइए, अब तक ग्लाइकोलिसिस से लेकर के लिंक रिएक्शन तक हमें NaDH2 के कितने मॉलिक्यूल मिले हैं? 4। 2 ग्लाइकोलिसिस पे स्टेप नंबर 5 पर और 2 लिंक रिएक्शन में। नहीं समझ में आ रहा? बताओ बेटा जी, अब तक हमें रेड्यूस्ड को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल मिले हैं? 4। 2 कहां मिले हैं? साइटोप्लाज्म। कहां? साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस। और 2 कहां मिले? लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन कहां चल रही है? साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा बताओ बेटा, अब तक हमें NaDH2 के कितने मॉलिक्यूल मिल चुके हैं? सबस्ट्रेट टेबल फास्फोराइलेशन के द्वारा ATP कितनी मिल चुकी है? कितने मिल चुकी है?
डायरेक्ट 4 बनी, ये भी अरे भाई ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 6 और 9 पर। हाँ, और हमने कितनी एटीपी खर्च की है? 2। ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 1 और 3 पर। नहीं समझ में आया? अब तक हमने कितनी एटीपी खर्च की? 2। कहां ग्लाइकोलिसिस में खर्च की? बोलो ना। स्टेप नंबर 1 और 3 पर। बोल बेटा। अच्छा, क्या सबस्ट्रेट टेबल फास्फोराइलेशन के द्वारा अब तक हमको कितनी एटीपी मिली? एक ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 6 और दूसरा ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर 9। NADH2 के कितने मॉलिक्यूल मिले? 4। अच्छा, 2 कहां मिले हैं? ग्लाइकोलिसिस में, स्टेप नंबर 5 पर। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ 3PgAl into 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 लिंक रिएक्शन पर। बोलो ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? लिंक रिएक्शन क्लियर है? कहां लिंक रिएक्शन की साइड क्या है? साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, लिंक रिएक्शन में क्या पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव रिकार्बोक्सिलेशन होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। तो CO2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। नहीं समझ में आया? अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? हाँ, एक बात तुम्हें क्लियर है RVS सर, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को जब ऑक्सीजन मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। CO2 के 6 मॉलिक्यूल में, वाटर के 6 मॉलिक्यूल में, और 38 ATP बनेंगे। 2 साइमल्टेनियस पाथवे के द्वारा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट्स? इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा जी पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। Go fast. डन? ओ भाई बी अलर्ट इन द क्लास, बी ऑन द टो। नहीं, छींकना नहीं मना है, वो तो छींक सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है। नोट कर लिया? केवल यही नोट करना था, केवल यही नोट करना था, ये तो समझाने के लिए बताया हूं। ओके डन, चलो आगे बढ़ो। बच्चों ध्यान देना, भाई एसी के साथ छेड़खानी मत करो, एसी को चलने दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। आप ध्यान दें, मैं क्या समझा रहा हूं उसको समझें। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स। बेटा जी ये इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा बेटा क्या हुआ, ध्यान दो, ये पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल कहां बने, साइटोप्लाज्म में, इनको क्या मिल गई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन पर CO2 के दो मॉलिक्यूल रिलीज हुए, NADH2 के दो मॉलिक्यूल बने, भैया ऑक्सीडाइज्ड हो गए, एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल में। आप बिल्कुल ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिली, वो साइटोप्लाज्म में आया, लिंक रिएक्शन पर उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया एसिटाइल को एंजाइम में। एसिटाइल को एंजाइम के एक मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल के पास 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन बच्चों ध्यान रहे ग्लूकोज के हैं। 2 कार्बन का क्या हुआ, CO2 में ऑक्सीडेशन, कहां, लिंक रिएक्शन पर। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दे, एसिटाइल को एंजाइम ए, सुनिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। अब एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसके द्वारा, एक पाथवे के द्वारा, एक साइकिल के द्वारा, जिसका नाम है, आप सुने बीच में बोले मत, मैं क्या बोल रहा हूं उसको पकड़िए, क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल क्या है, नथिंग। अरे भाई सुनो, बीच में मत कूदो। क्रेब्स साइकिल क्या है, नथिंग, ऑक्सीडेशन पाथवे ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल कुछ और नहीं, एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन के द्वारा कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा, उस पाथवे को ही हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस पाथवे को सबसे पहली बार हेंस क्रेब नामक बेवकूफ ने 1934 में डिस्कवर्ड किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल इज नथिंग, ऑक्सीडेशन पाथवे ऑफ एसिटाइल को एंजाइम विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल जिस पाथवे के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्योंकि उसको हेंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। रेडी? तो क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। एक ग्लूकोज से कितने एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल मिले हैं, 2। इसका मतलब ये कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बताओ कितनी क्रेब्स साइकिल चलाएगा, 2। नहीं समझ में आ रहा। 1 glucose molecule in mitochondrial matrix drive how many Krebs cycle, 2. And what is the Krebs cycle? Oxidation of acetyl coenzyme A within mitochondrial matrix by oxygen. Oxidation of coacetyl coenzyme within mitochondrial matrix, 1 Krebs cycle. Since 1 glucose molecule in mitochondrial matrix gives 2 acetyl coenzyme molecule, therefore 1 glucose molecule in mitochondrial matrix will drive how many Krebs cycle, 2. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। कितने लोगों को पल्ले पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। क्या मैं सही हूं? नहीं मैं गलत हूं, पक्का? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? हाथ नीचे, सुनते रहो। अच्छा नहीं, प्लीज प्लीज कम यार, ज्वाइन द पार्टी। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितनी क्रेब्स साइकिल ड्राइव करेगा? क्यों करेगा, क्लियर है? क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एसिटाइल को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? अरे भाई बी एनर्जेटिक, क्या म्याऊ म्याऊ कर रहे हो यार? कितने मिलेंगे? बात वसूलों पर आए
तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गिव योर रिस्पॉन्स। ओके, जब रिस्पॉन्स मांगू तो रिस्पॉन्स दो, और जब कहूं कि शांत रहो तो एकदम शांत रहो। अब देखो सर, आज का टाइम खत्म होने वाला है, आई नो। रुकिए, कहां कब का हो गया? अभी आया है, बोल रहे हो कब का? अभी 50 मिनट हुआ है, कब का? नहीं, तुम बोल ही नहीं सकते। हाँ, ओके बेटा जी। अच्छा बच्चों, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब मीन्स इस क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट स्टेप पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड, बेटा सो जाओ, वहीं पे सो जाओ तुम लोग। इधर देखो, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब इस क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट स्टेप पर हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो हाइड्रोजन रिमूव होगी तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। अब बोल ही नहीं रहे हो? हाथ नीचे। हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। भाई सीधा बैठिए। हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। एक मिनट, आरबीएस सर, इस एसिटाइल को एंजाइम के मॉलिक्यूल का जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन होगा, तो आपने कहा कि डिफरेंट स्टेप पर हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो सर इन हाइड्रोजन को रिमूव कौन करवाएगा? एक मिनट, इन हाइड्रोजन को रिमूव कौन करवाएगा? अरे गद्दों, अभी बताया है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ को एंजाइम एनएडी। अच्छा, मतलब ये करवाएगा, ये तो क्या होगा? एक मिनट, ये रिड्यूस हो जाएगा किस में? NADH2 में। अच्छा ये बताओ, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NAD के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म न हो, तो क्या बच्चों क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट स्टेप से हाइड्रोजन रिमूव होगी? नहीं। तो क्या एसिटाइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं। अर्थात क्रेब्स साइकिल चलेगी नहीं। नहीं समझ में आया? आरबीएस सर, टू ड्राइव द माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए क्या बोलता हूं? बी अलर्ट। आप मुझे देख, आप लोग मुझे नहीं देखते हो क्लास में मैं कितना अलर्ट रहता हूं? कभी देखा है मुझे? कभी तुमने क्लास में मुझे लेथार्जिक देखा है? कभी ऐसे देखा है? ऐसे ऐसे ऐसा देखा है बेटा? नहीं बेटा। हेलो, कभी भी देखना मेरी बॉडी लैंग्वेज, जब देखोगे ना हमेशा एटीट्यूड के साथ ही मेरी बॉडी लैंग्वेज रहती है, ध्यान रखना। विदाउट एटीट्यूड मैं चलता ही नहीं हूं बेटा, ये ध्यान रखना। इधर आओ, अबे ताली बजाओ तो खुल के बजाओ, ठीक है बेवकूफ? ताली बजाओ तो खुल के बजाओ। रुक जाओ। हेलो बेटा जी सुनो, आरबीएस सर एक मिनट, 2 मिनट सुन लो। आरबीएस सर, इसका मतलब कि अगर क्रेब्स साइकिल को ड्राइव करना है, एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एनएडी के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की प्रेजेंस जरूरी है। आरबीएस सर, तो अगर एनएडी ऐसे ही हाइड्रोजन रिमूव करते रहे तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के एनएडी NADH2 में रिड्यूस हो जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एनएडी का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा ही नहीं, तो फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी ही नहीं। अब देखो क्या हो रहा है। तो एनएडी ने, इस एनएडी ने क्या कर रहे थे आप? घड़ी देख रहे थे बेटा? अरे भाई, ये क्लास मौत का कुआं है टीचर के लिए। यहाँ पर कईयों टीचर की कब्र गड़ जाएगी पढ़ाने में। इधर आओ, ये बहुत चैलेंजिंग क्लास है। सुनो भाई, ध्यान दो। अब देखो क्या हो रहा है।
तो इस NAD, सुनना ध्यान से, तो NAD के ऑक्सीडाइज फॉर्म ने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो NADH2 में रिमूव हो गया। और ये मैट्रिक्स किसके कांटेक्ट में है? क्रिस्टी के। इस क्रिस्टी पर कौन है? ऑक्सीजन। उसने क्या कहा? 1 मिनट, NADH2 को इधर आइए, सुनना। ये NADH2 जो क्रिस्टी के कांटेक्ट में है, वहां पर ऑक्सीजन बैठा है। उस ऑक्सीजन ने क्या किया? इस NADH2 को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। सुनो ध्यान से, यहां पर NAD का NADH2 में रिडक्शन हुआ। कैसे? बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्रिस्टी पर, सुनो, इधर ये रिड्यूस हुआ और क्रिस्टी पर NADH2 ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा वापस किस में? NAD में। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस NADH2 के हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो H2O बन जाएगा और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए किस में? और 3 ATP बन गई। इस क्रिस्टी पर NADH2 का, 1 मिनट, ऑक्सीडेशन और ATP का बनना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका मतलब बेटा जी, ओ भाई, इसका मतलब बेटा, आ रहा हूं, इसका मतलब बेटा जी, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और क्रिस्टी पर ETS दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अगर इस क्रिस्टी पर ETS ना चले तो NAD का ऑक्सीडाइज फॉर्म ना बने, तो क्रेब्स साइकिल ना चले, तो एरोबिक रिस्पिरेशन ना चले, तब नेट गेन ऑफ ATP कितने का रहेगा? 2 का। 1 मिनट, मतलब क्रेब्स साइकिल कौन कौन चला रहा है? ETS। अरे ETS नहीं चलेगा तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NAD का ऑक्सीडाइज फॉर्म बनेगा नहीं। तो क्या क्रेब्स साइकिल चलेगा? नहीं। यानी क्रेब्स साइकिल को कौन चला रहा है? ETS। और ETS चल रहा है तो क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन चल रहा है। बोलो ना। तो नेट गेन ऑफ ATP कितने की है? 38। नो ETS, नो क्रेब्स साइकिल, नो एरोबिक रिस्पिरेशन। 1 मिनट। और ETS को कौन ड्राइव कर रहा है? ऑक्सीजन। यही है फिल्म का डायरेक्टर जो इस क्रिस्टी पर बैठा है। नो ऑक्सीजन, नो ETS, नो क्रेब्स साइकिल, नो एरोबिक रिस्पिरेशन। खेल खत्म। नहीं समझ में आया? एक बात ऑडियंस को समझ में आ गई होगी, क्रेब्स साइकिल इस मैट्रिक्स में और इस क्रिस्टी पर, मतलब इनर मेम्ब्रेन पर ETS बोथ रन्स साइमल्टेनियसली। नहीं समझ में आया? कल मिलूंगा, मैं किस पर बोलूंगा? लेकिन RBS सर, क्रेब्स साइकिल और ETS तो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो उनको साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाना पड़ेगा। अबे बेवकूफ, मैं तो अकेला हूं ना, मैं तो एक टाइम पर किसी का ही प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा ना, कि मैं यहां पर खड़ा हूंगा, मेरा भूत वहां पर खड़ा होगा, मैं यहां पर क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा, वहां पर ETS पढ़ाएगा। बोलो कितनों को बात समझ में आई? तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले टर्न पर।